यदि देश की सुरक्षा यही है कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हाँ के सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो। हम तो देश को समझते थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम। हम तो देश को समझते थे काम जैसा कोई नशा। हम तो देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन अगर देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है, अगर देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। बगावत और विद्रोह के एहसासात से भरी इन लाइनों में पंजाबी लेखक अवतार सिंह संधू पाश के हाथ के उस पसीने की यादें हैं जो कलम को पकड़कर निडरता से लिखते वक्त छूटता है। एक ऐसा कवि जो सरकारों के सामने सवाल उठाता रहा। हम एक ऐसे कवि की बात कर रहे हैं जिसने 15 साल की उम्र में पहली कविता लिखी, 19 साल की उम्र में पहली बार जेल गया और 38 साल की उम्र में खालिस्तानी आतंकवादियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे पंजाब के लोकप्रिय और क्रांतिकारी कवि पाश के बारे में। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती है, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लव में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। 9 सितंबर 1950 को पंजाब के जालंधर में जन्मे पाश अपने दौर में भी साहित्यकारों और आम आवाम के लाडले थे और वो आज भी साहित्य प्रेमियों, क्रांतिकारी किस्म की सोच रखने वाली आवाजों, असहमति का दम भरने वालों की यादों में जिंदा हैं। वो कवि आज भी हजारों हजार कलमों दवातों में ऊर्जा भरने का काम कर रहा है। पाश की कविताएं मौजूदा दौर में भी बगावत की जिंदा आवाज हैं। मैं घास हूँ, मैं आपके हर किए धरे पर उग आऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूं, हर चीज पर उग आऊंगा। क्रांतिकारी विचारों और बागी लहजे में कविताएं कहने की वजह से पाश को कई बार गिरफ्तार किया गया। पहली बार साल 1970 में पाश को कथित नक्सली संबंधों के आरोप में करीब 1 साल की जेल हुई। इसके बाद साल 1972 में पंजाब के छात्र आंदोलन के दौरान, 1974 में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारियों के हड़ताल के दौरान भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। पंजाब का वो दौर जब खालिस्तानी आंदोलन अपने सबाब पर था और देश को क्रांतिकारी आवाजों की जरूरत थी। ऐसे वक्त में साहित्य की दुनिया से कलम का एक ऐसा जंगजू निकला जिसने अपनी कविताओं के जरिए मुखालफत की नई धारा शुरू की, जिसका असर आज भी जिंदा है। 1980 के दशक में जब खालिस्तानी आंदोलन का दायरा बढ़ने लगा तो पाश ने खालिस्तानियों के धार्मिक कट्टरपंथी एक्टिविटीज का मुकाबला करने की ठानी और उन्होंने सिख धर्म के गुरबानी ग्रंथ के संदेशों को लेते हुए हाथ से लिखे पोस्टर बनाए। उन्हें पंजाब के एक इलाके तलवंडी सलेम में दीवारों पर चिपकाना शुरू कर दिया। खालिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद पाश को यह मालूम चल गया कि खालिस्तानी उन्हें किसी भी तरह पकड़ना चाहते हैं, इसलिए वो साल 1986 में अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए। अमेरिका में पहले से ही रह रहे पाश के एक रिश्तेदार ने NT47 फ्रंट नाम से एक खालिस्तानी विरोध आंदोलन शुरू किया। बाद में उनको भारत वापस आना पड़ा और वो तलवंडी सलेम वापस आए। इसके बाद उन्होंने देश से बाहर जाने की कई कोशिशें की और इस कोशिश में उन्हें ब्राजील जाने का मौका मिला। पाश ब्राजील जाने की तैयारी कर रहे थे और 2 दिन के बाद उन्हें निकलना था, लेकिन वक्त का पहिया किसी और दिशा में मुड़ रहा था। 23 मार्च 1988 को जब पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की शहादत का गम मना रहा था और इस गम की लकीर थोड़ा और लंबी हो गई। इसी दिन एक खेत में ट्यूबवेल के पास पाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें उसी जगह पर गोली मारी गई जहां वो अपने दोस्त हंसराज के साथ टहला करते थे। पाश पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड हिंदी प्रोफेसर चमन लाल से। वो क्या कहते हैं, सुनिए। तो वो मैंने जो प्रभाव था वो एक तो गांव में पैदा हुए थे
और मैंने उनका गांव देखा है, तलवंडी स्लैम। और दूसरा, पिताजी उनके सैनिक थे, मेजर रिटायर हुए आर्मी से। वो ज्यादातर बाहर रहते थे, लेकिन पास के गांव के इर्द गिर्द का पूरा एरिया था, तो उसमें काफी ज्यादा रेडिकल आंदोलन चल रहे थे। स्टूडेंट का मूवमेंट भी चल रहा था, और खास तौर पे उन दिनों पंजाब स्टूडेंट यूनियन बहुत प्रसिद्ध थे। तो वो उस क्षेत्र का भी था प्रभाव, और उस क्षेत्र के आंदोलनों का भी प्रभाव था। उनके आसपास, गांव के आसपास के काफी गांवों में कुछ ऐसे संगठन भी बने हुए थे। वो उन सबसे पास जुड़ के तो धीरे धीरे उनसे इस तरीके से क्रांतिकारी कविता की उनके अंदर प्रस्फुटन हुआ। तो सबसे खतरनाक उन्होंने जिस समय लिखी, तो इनफैक्ट उसका भी दिलचस्प किस्सा है। तो वो मैंने देख रहे थे हालात को कि जो खालिस्तानियों ने आतंक फैलाया था एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य का अपना आतंक था, स्टेट टेरर अलग था। तो स्टेट टेरर जो है वो खालिस्तानियों के नाम पे बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्याएं करनी थी, और खालिस्तानी भी बहुत सारे जो है निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे थे, जो उनको शरण नहीं देते थे या उनको किसी भी उससे। तो दोनों तरफ से निर्दोषों की हत्याएं हो रही थी, और निर्दोषों की हत्याओं के माहौल में चारों तरफ एक कहना चाहिए कि निराशा और डर का, जैसे आजकल के हालात भी मिलते जुलते ही हैं। तो वहाँ उस वक्त भी ऐसे ही हालात थे। तो उसी वक्त उन्होंने ये था कि चाहे पुलिस की मार जितनी हो, चाहे लोग की मुट्ठी हो, ये सब चीजों से इतना सब कुछ खत्म नहीं होता जितना आदमी के अंदर के सपनों का मर जाना। उसकी माने बुरे से बुरे हालात में भी आदमी के सपने जिंदा रहने चाहिए। माने ये रहना चाहिए कि हाँ, हालात बदलेंगे और हम जरूर जो है समाज में परिवर्तन लाएंगे। तो उसमें मैंने सवाल जो उसने सुषमा स्वराज ने उठाया, और एक मुझे अफसोस है कि मेरे दोस्त भी थे और वामपंथी भी थे, उन्होंने भी इस बात को, आरएसपी के थे, हमारे मित्र नहीं रहे, तो और मैंने उनसे फोन करके कहा कि ये क्या किया आपने। मैंने आप पार्लियामेंट में पास के खिलाफ, जो क्रांतिकारी कवि है उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा था छोटी क्लास में नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीजें हैं जो हो रही हैं। तो पाश के बारे में भी अनर्गल बातें कही गई, और क्योंकि जब पड़ताल करनी होती है तो जांच करनी होती है, जो लोग एकेडमिक्स में होते हैं तो वही जांच करते हैं। तो जो जांच करने वालों को कुछ उसमें गलत नहीं लगा, अब भी कुछ गलत नहीं लग रहा। तो अब चूंकि तथाकथित नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, तो उसमें बहुत कुछ बदलेंगे। उसमें मुझे लगभग पता ही है कि ये सारी चीजें बदल दी जाएंगी, और ऐसी ऐसी जिसको कहना चाहिए स्तरहीन कविताएं डाल दी जाएंगी, बिल्कुल निम्न स्तरीय कविताएं डाल दी जाएंगी, जिन कवियों को भी जानता नहीं कोई होगा। और कोई बजाय इसके कि विद्यार्थियों का दिमाग रोशन करें, विद्यार्थियों का दिमाग ठस कर देगा जो सारा कुछ वो सिलेबस बनाने जा रही है। सर, जो लोग मांग कर रहे हैं उनकी कविता, पाश की कविता हटाने की, उनके लिए आपका क्या कहना है, उनको क्या कहना चाहिए? मैं भगत सिंह के बारे में बहुत सवाल होते हैं, वो वामपंथी थे, दक्षिणपंथी थे, फलां थे, ढिमका थे। तो मेरा उनको एक ही जवाब होता है कि भाई आप सीधे भगत सिंह को पढ़ लीजिए, और उसके बाद से खुद ही फैसला कर लीजिए वो वामपंथी हैं या दक्षिणपंथी हैं या कौन से पंथी हैं या राष्ट्रपंथी हैं, क्या पंथी हैं। पाश के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग बिना जाने अनर्गल बातें कर रहे हैं, अगर उनमें थोड़ी बहुत साहित्यिक सूझबूझ है, अगर वो बिल्कुल ठस दिमाग के हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो थोड़ी सी भी साहित्यिक संवेदना रखते हैं, तो मेरा उनसे यही कहना है कि पाश की कविताएं पढ़ो पहले। आप जब आप पढ़ोगे टोटलिटी में पढ़ो, ऐसा नहीं कि एक कविता पढ़ो उसकी दो पंक्तियां निकाल लो और उस दो पंक्तियों को देखो इसमें ये अश्लील बात लिखी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ठस दिमाग के लोग इसमें पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था में भरे हुए हैं, और ये पूरा
जनता का दिमाग में ठस कर देना चाहते हैं ताकि इनका शासन लगातार चलता रहे। मतलब सर आपका ये कहना है कि जो कविता हटाना चाहते हैं वो पहले उसको पढ़ें। यस, और पढ़ें और समझें, थोड़ा दिमाग से भी काम लें। मैंने खाली ठस दिमाग से ना पढ़ें, उसको थोड़ी साहित्यिक समझ बूझ भी पैदा करें। सर आपको क्या लगता है मौजूदा वक्त के भारत में पाश की कितनी जरूरत है? बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा, इसलिए पाश खूब बिकता है। पाश की कविताएं, मैंने आपको कुछ संग्रह दिखाए। एक देखिए, हिंदी में जब जंजीरें टूटेंगी, ये संकलन है। राजकमल से 2 संकलन, बीच का रास्ता नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था वो। और उसके बाद से देखिए, ये बंगला में अनुवाद पाश का किया हुआ है कंचन कुमार ने, बंगला में। ये मराठी में 2 अनुवाद हुए हैं, पाश निवाड़क कविता और पाश पाश्चात्य कविता। तो 2 अनुवाद मराठी में हुए हैं, और सारी बहुत सारी भाषाओं का तो मैं आपको यहाँ दिखा भी नहीं सकता। लेकिन पाश की जरूरत है, तभी दूसरी भाषाओं में उसका अनुवाद होता है। तो इसलिए पाश तो इस समय बहुत ही रेलेवेंट कवि हैं। अवतार सिंह संधू पाश हमें भले ही छोड़कर चले गए, लेकिन उनके कलम की आवाज आज भी जिंदा है। उसकी शहादत के बाद बाकी लोग किसी दृश्य की तरह बचे। ताजा मुदी पलकें देश में सिमटती जा रही झांकी की, देश सारा बच रहा बाकी। उसके चले जाने के बाद, उसकी शहादत के बाद अपने भीतर खुलती खिड़की में लोगों की आवाजें जम गई। उसकी शहादत के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों ने अपने चेहरे से आंसू नहीं, नाक पोंछी, गला साफ कर बोलने ही जाने की मशक की। शहीद होने की घड़ी में वह अकेला था ईश्वर की तरह, लेकिन ईश्वर की तरह वह निस्तेज ना था।